बांग्लादेश में भीड़ के द्वारा एक और हिंदू की हत्या कर दी गई है। हमको सवाल यहाँ पर पूछना चाहिए हमारे देश की सरकार से कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं की प्रोटेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हम लोग यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं ध्रुव राठी से। अब ध्रुव राठी से क्यों सवाल पूछ रहे हैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले कल बांग्लादेश की न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं। अमृत नाम का ये बंदा है, अमृत मोंडल, जिसकी भीड़ के द्वारा हत्या कर दी गई। अब वहां की पुलिस ने बताया कि इसके ऊपर ऑलरेडी एक्सटॉर्शन के केसेस चल रहे थे दो एंड ये बंदा काफी दिन से इंडिया में छुपा हुआ था, रिसेंटली वापस बांग्लादेश आया था एंड आते ही इसने वहां पर एक्सटॉर्शन फिर से शुरू कर दी थी। अमृत मोंडल और उसका एक और साथी एक बंदे के घर पहुंचे लूटपाट करने के लिए। उस बंदे ने वहां पर हल्ला मचा दिया। गैंग के बाकी मेंबर्स तो वहां से भाग गए, लेकिन अमृत मोंडल और एक मुस्लिम शख्स ये यहाँ पर फंस गए। इसमें से अमृत मोंडल की यहाँ पर हत्या कर दी गई भीड़ के द्वारा। अब इसको लेकर के वहां की पुलिस ये कह रही कि ये बहुत बड़ा क्रिमिनल था, लेकिन फिर भी इस बात का यहाँ पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आखिरकार भीड़ इस तरीके से मिलकर हिंदूज की जान क्यों ले रही, क्योंकि इसका एक और साथी था जो कि वहां पर पूरी तरीके से बच निकला। बांग्लादेश की पुलिस और वहां की इंटरिम गवर्नमेंट ये कह रही है कि इसमें कोई भी कम्युनल वायलेंस का मैटर नहीं है और ये तो एक क्रिमिनल क्लैश था यहाँ पे, बट इसके पीछे की इंटेंशन यहाँ पर क्लियरली हमारे को समझ आ रही है। इनफैक्ट दीपू चंद्रदास के टाइम पर भी कहा गया था कि दीपू चंद्रदास ने प्रॉफिट मोहम्मद के लिए बहुत गलत शब्द यूज किए थे, लेकिन उसके बाद से अभी तक वहां की पुलिस इस बात का कोई प्रूफ नहीं बता पाई कि आखिरकार उसने बोला क्या था प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट। अब पहले तो इन चीजों को एक आइसोलेटेड घटना की तरीके से देखा जा रहा था, लेकिन इसको देखने के बाद ये चीज क्लियर हो चुकी कि बांग्लादेश में एक एंटी हिंदू और एंटी इंडिया सेंटिमेंट काफी तेजी पकड़ रहा है यहाँ पर। एंड सबसे बड़ी डेंजरस बात यहाँ पर है कि इसके बारे में इंडियन गवर्नमेंट बात करके राजी नहीं है। कुछ दिन पहले बजरंग दल के लोगों ने यहाँ पर एक प्रोटेस्ट किया था बांग्लादेश की एम्बेसी के बाहर, एंड किस लेवल का चोमू प्रोटेस्ट था ये आपको दिखाना चाहता हूँ। बांग्लादेश में लगातार हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार के विरोध में आज भोपाल बजरंग दल ने यहाँ पर पुतला जलाया है बांग्लादेश सरकार का, और ये मांग करते हैं कि राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लागू हो। सैनिकों को भेजकर रोडों पे घूम रहे हैं जो कट्टरपंथी लोग हैं, उनको कब्जे में लिया जाए, उनको गोली मारी जाए। बांग्लादेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। इनको यही नहीं पता कि यहाँ पर बांग्लादेश के बारे में बात हो रही है या फिर वेस्ट बंगाल के बारे में बात हो रही है। एंड ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं बांग्लादेश के हिंदूज के लिए, जिनको यही नहीं पता कि बांग्लादेश कहां पर है। दीपू चंद्रदास के पूरे मैटर के बाद इंडियन गवर्नमेंट का रिस्पांस तो सामने आया था, लेकिन अभी तक भी नरेंद्र मोदी, जो कि ये दिखाते हैं कि वो हिंदुओं के सबसे बड़े हृदय सम्राट हैं, उन्होंने एक भी बात यहां पर नहीं बोली है। अभी तक मोदी जी को बांग्लादेश जाकर के खुद हिंदुओं को बचा लाना चाहिए था। मोदी जी तो हिंदू हृदय सम्राट है, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। एंड उसके बाद यहाँ पर नैरेटिव सेट किया जाएगा कि कई हजारों साल बाद एक ऐसा हिंदू राजा आया है। अब मोदी जी से कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा। नो नो नो, साइड में बैठो मोदी जी, आपसे नहीं पूछेंगे, हम सवाल पूछेंगे ध्रुव राठी से। एंड हम तो ध्रुव राठी को टारगेट करेंगे यहाँ पे। कल शाम से ध्रुव राठी को टारगेट किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ध्रुव राठी ने एक रीसेंट वीडियो डाली है जिसमें ध्रुव राठी ने बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस के कॉस्मेटिक सर्जरीज के बारे में बात करी है। उसमें ये कहा जा रहा है कि ध्रुव राठी ने जानवी कपूर को टारगेट किया है, एंड इसलिए टारगेट किया है क्योंकि जानवी कपूर ने दीपू चंद्रदास के ऊपर स्टोरी डाली थी। मतलब कितना ही डम होना पड़ेगा ऐसी बात करने के लिए, बीजेपी आईटी सेल जितना डम होना पड़ेगा। स्टार्ट करो। Janvi Kapoor posted about Bangladeshi Hindus and Dhruv Rathi immediately made a video using her pic in an appropriate way. How can someone even support this guy? Janvi Kapoor ने स्टोरी डाली थी दीपू चंद्रदास के लिए, एंड अच्छी बात है, डालनी भी चाहिए थी, लेकिन जानवी कपूर ने कल ही सुबह स्टोरी डाली थी एंड ध्रुव राठी ने कल ही शाम तक एक 30 मिनट का वीडियो बना करके अपलोड कर दिया। मतलब बीजेपी आईटी सेल के हिसाब से ध्रुव राठी ने 6 घंटे के अंदर वीडियो का आइडिया भी निकाल लिया, स्क्रिप्ट भी बना ली, वीडियो शूट भी कर ली, उसको एडिट भी कर दिया और अपलोड भी कर दिया। तालियां हो जाए इनके पागलपने के लिए। अब वैसे इस बात में उतनी ही सच्चाई है जितनी सच्चाई मोदी जी के जुमलों में होती है। एंड ध्रुव राठी का एक ट्वीट भी आपको रिस्पांस का दिखाऊंगा आगे चल के, लेकिन उससे पहले बात करना चाहता हूं जानवी कपूर के सपोर्ट के बारे में। आए दिन बीजेपी आईटी सेल के लोग जानवी कपूर जैसे लोगों को कहते हैं ये तो नेपो किड्स है, नेपो किड्स, लेकिन आज वही जानवी कपूर इनको बहुत अच्छी लग रही है। इनफैक्ट अगर जानवी कपूर अच्छी लग रही है तो थोड़े दिन पहले जानवी कपूर ने एक मूवी करी थी, इसका नाम था होम बाउंड, एंड वो मूवी मुस्लिम और दलित एट्रोसिटीज के ऊपर थी। इनफैक्ट उस मूवी में कोविड का मिसमैनेजमेंट दिखाया हुआ था। जानवी कपूर द क्वीन। इनफैक्ट ये वीडियो अपलोड करने के साथ ध्रुव राठी ने कल एक और वीडियो अपलोड किया था और वो दीपू चंद्रदास के ऊपर ही था। मतलब ध्रुव राठी ने जानवी कपूर को टारगेट किया क्योंकि वो दीपू चंद्रदास के लिए बोल रही है, एंड दूसरी तरफ खुद ही ध्रुव राठी ने दीपू चंद्रदास के ऊपर वीडियो बना दिया। लॉजिक दिखाई दे रहा है इस बात का आपको कहीं पर? एक्चुअली लॉजिक वॉजिक की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके फॉलोअर्स यहाँ पर लॉजिक नहीं सिर्फ गोबर सूंघना चाहते हैं। लेकिन एक्चुअल मैटर इनके और इनके फॉलोअर्स के लिए है कि मोदी सरकार बांग्लादेश में हिंदूज को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही। ये नैरेटिव ना सेट हो जाए सारे में, इसलिए ये ध्रुव राठी या फिर इधर उधर की बातें कर रहे हैं। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और एक और फेक
एक नैरेटिव के बारे में बात करना चाहता हूं। सरकार की तरफ से एक और फरमान सामने आया, ये कहा गया कि अरावलीज को तो प्रोटेक्ट कर लिया गया इतने आउटरीच के बाद। एंड ये प्रेस रिलीज सामने आया जहां पर ये बताया गया कि अरावलीज में माइनिंग करने के लिए कोई भी नए लाइसेंसेस यहां पर नहीं दिए जाएंगे। इनफैक्ट ये जो प्रोटेक्टेड जोन है इसको भी एक्सपैंड करने की यहां पर बात करी गई है। अब सरकार का ये जो फरमान है ये एक्चुअली में न्यू माइनिंग्स के लिए है। पहले से जो माइनिंग चल रही थी उसके लिए ये फरमान नहीं है। मतलब पहले से जो माइनिंग कर रहे थे वो कर सकते हैं, उनको कोई नहीं रोकने वाला। मोदी जी आएंगे, उनके हथौड़े खुद चलवाएंगे। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि बैन लगा दिया गया गुजरात से और दिल्ली एनसीआर तक के अरावली रेंज के ऊपर, और कोई माइनिंग यहाँ पर नहीं होने वाली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, अरावली में माइनिंग नहीं होने वाली, लेकिन अरावली की डेफिनेशन तो चेंज कर चुके हो। पीछे की हिडन बात यहाँ पर है कि 100 मीटर और उससे ऊपर वालों को अरावली माना जाएगा एंड उनमें कोई भी नए माइनिंग के लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे। लेकिन जो 100 मीटर से छोटे वाले पहाड़ हैं, जिनको यहाँ पर सिर्फ पत्थर और चट्टान बता दिया गया है, उनके ऊपर माइनिंग तो कोई रोकने नहीं वाला। पहले डेफिनेशन चेंज कर दी और अब कह रहे हैं कि हम अरावलीज को बचा रहे हैं, कोई नया माइनिंग लाइसेंस नहीं देंगे। इनफैक्ट जो एक्सपेंशन की बात करी गई, यहाँ पर एक रिपोर्ट मांगी गई है इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन से। एंड गेस व्हाट, इसका जो एडिशनल चार्ज है वो इस टाइम पर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के एडीजी के पास ही है। मतलब अपने ही एक अधिकारी के पास जिसका चार्ज है, उससे रिपोर्ट मांगी। तो आखिरकार वो क्या रिपोर्ट में लिख के देगा? अडानी और अंबानी। इनफैक्ट ये भी साथ में कहा गया कि पहले से जहां पर माइनिंग चल रही है वहां पर स्ट्रिक्ट लॉस को फॉलो किया जाएगा। बट आप और मैं अच्छे तरीके से इस चीज को जानते हैं कि कितना स्ट्रिक्ट इनएक्शन यहाँ पर हमारे देश के अंदर होता है। किसी कंपनी के पास अगर किसी जगह की माइनिंग के यहाँ पर परमिशन होंगे तो 10, 20, 50 फुट इधर उधर की माइनिंग तो ऐसे ही बंदा कर लेता है, उसको तो हम अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ के बैठे हैं यहाँ पे। इनफैक्ट ये जो न्यू डेफिनेशन ऑफ अरावलीज है उसमें 90% पहाड़ अरावलीज में से गायब हो जाते हैं, सिर्फ 10% ही यहाँ पर रह जाते हैं। उन 10% के ऊपर अब कोई हम नई माइनिंग नहीं होने देंगे। बाकी के 90% की भी तो बात बता दो। फुल ऑन आउटरीच के बाद भी सरकार इस तरीके से आपको गुमराह करने का काम कर रही है। एंड सिर्फ यहीं तक कहानी खत्म नहीं होती। सरकार इस टाइम पर एजेंसीज को हायर कर रही है जो कि गोदी इन्फ्लुएंसर्स को हायर कर रहे हैं। सेम स्क्रिप्ट दी जा रही है, सबसे सेम बात बुलवाई जा रही है। एंड गोदी इन्फ्लुएंसर में से सबसे बड़ा नाम प्रफुल्ल गर्ग है, जो कि ये बता रहे हैं जनता को हमारे देश में कि ये जो बीजेपी की सरकार कर रही है एक्चुअली में ये अरावलीज को बचाने के लिए कर रही है। अलग अलग तर्क यहाँ पर दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लोग इस बात को एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं कि आखिरकार अगर बचाना ही चाहते थे तो इसको 100 मीटर क्यों रखा गया, 30 मीटर या फिर 20 मीटर क्यों नहीं रख लिया गया। इनफैक्ट एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, रौनक खत्री ने ये वीडियो पोस्ट किया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का वीडियो है जहां पर खुलेआम अभी भी माइनिंग चल रही है। एंड आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि माइनिंग जो होती है वो लीगल तो होती है, लेकिन एक बहुत बड़ा चंक होता है माइनिंग का जो कि इलीगल होता है। इनफैक्ट मैं यहाँ पर सिर्फ अरावलीज की बात नहीं कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पर किसी जगह पर बालू की माइनिंग की भी बात करूं तो वहां पर भी छोटी सी जगह के लिए परमिशन ली जाती है और बहुत बड़े लेवल पर इलीगल माइनिंग करी जाती है। वो माइनिंग को आज हम लाइव एक्सपोज कर रहे हैं। ये झूठा पैगाम जो आपने देश की जनता के नाम आज दिया है, इससे ये स्पष्ट हो गया कि सरकार जनता को गुमराह करना चाहती है। और ये जितने गोदी मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इस बात को कहते हैं कि अरावली पर माइनिंग नहीं हो रही, और ये झूठा प्रोपोगेंडा अपोजिशन फैला रहा है, प्रोपोगेंडा नहीं है, वास्तविकता है। मतलब इमेजिन करो वो अरावलीज जो कई हजार साल पुराने हैं एंड जो हमारे देश के अलग अलग रीजन्स को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं, बड़े बड़े स्टेट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं धूल मिट्टी से एंड अलग अलग चैलेंजेस से एनवायरनमेंट के। उनको पहले तो हार्म करने की पूरी प्लानिंग है, उसके बाद अगर उसको एक्सपोज किया जा रहा है तो उसके लिए टैक्स पेयर के पैसे को यूज किया जा रहा है गोदी इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर खर्च करके। तालियां हो जाए भाई, नेक्स्ट लेवल जोकरी यहां पर चल रही है। अब जहां पर देश विदेश में इतने बड़े बड़े मैटर्स चल रहे हैं, मोदी जी को सीरियसली इनके ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन ना जी ना, मोदी जी ये सब नहीं कर रहे। मोदी जी चर्च में जाकर के पादरी बनने के बाद कल लखनऊ गए थे एंड लखनऊ में मोदी जी के जाने से पहले कुछ वीडियोस वहां से वायरल हो गए जिसने वहां की सच्चाइयां एक्सपोज कर दी। साहब मोदी जी आ रहे हैं और गरीबों को ढकने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। वीडियो में देख सकते हैं आप कि बंदे वाली रोड पे हरा हरा सब लगाया जा रहा है दोनों साइड पे, ताकि मोदी जी की नजर कहीं गरीब झुग्गी झोपड़ी वालों पर ना पड़ जाए। मोदी जी कहते हैं सारे गरीब लोग मेरा परिवार है। वैसे मोदी जी ये भी कहते हैं कि 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से निकाल दिया, सबको हमने पक्के मकान दे दिए। तो आखिरकार ये छोटे छोटे घर, ये झुग्गियों को ढका क्यों जा रहा है हरे कपड़े से? एंड ये पहली बार नहीं हुआ, ये सेम चीज गुजरात में भी हम देख चुके हैं कुछ सालों पहले। वहां तो मोदी जी पता नहीं कौन से जन्म जन्मांतर से बैठे हुए हैं। अभी जो कार्यक्रम था यहाँ पर मोदी जी ने 230 करोड़ के प्रेरणा स्थल को इनॉग्रेट करने का काम किया। एंड व्हाट इज प्रेरणा स्थल अभी कुछ सेकंड में बताऊंगा। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में भीड़ को बसों में भर करके लेकर के आया गया मोदी जी की कुर्सियां भरने के लिए।
टैक्स पैसे का कितना सदुपयोग करते हैं यार मोदी जी। अब बसों में भर के भीड़ को तो यहां पर बुलवा लिया, लेकिन लोगों की इंटेंशन नहीं थी, लोग मोदी जी की बात सुनना ही नहीं चाहते थे। लोगों का ध्यान था वहां के गमलों के ऊपर। एंड जैसे ही मोदी जी की रैली खत्म हुई, लोगों ने गमले चोरी करने शुरू कर दिए। ये है मोदी जी और उनकी रैली के लोग। अब ये लोग आपको गलत नजर आ रहे होंगे क्योंकि ये लोग यहाँ पर चोरी कर रहे हैं, लेकिन ये किसकी रैली में गए हैं ये भी तो देख लो। वो बंदा चोरी के मामले में सबसे ऊपर आता है। कमिंग बैक टू द प्रेरणा स्थल, यहाँ पर 230 करोड़ की लागत से अलग अलग मूर्तियां बनाई गई हैं एंड यहाँ पर ट्रिब्यूट दी गई है अटल बिहारी वाजपेयी को। अब हमारा देश जहां पर हॉस्पिटल्स की इतनी बड़ी कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पीछे है, वहां पर इन मूर्तियों में 230 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। एंड हमारे साइड में चाइना में क्या हो रहा है, चाइना ने 130 करोड़ लगा के यहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल बनाया है। 130 करोड़ का एक गवर्नमेंट स्कूल हाईटेक स्कूल है एंड यहाँ पर सैकड़ों बच्चे हर साल पढ़ करके बाहर निकलेंगे, जो कि ऑब्वियसली चाइना को और ज्यादा ग्रो कराने का काम करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हमने यहाँ पर 230 करोड़ का प्रेरणा स्थल बनाया है। अब इससे आखिरकार कौन सा बच्चा पढ़ लिख के क्या बन जाएगा और हमारा देश आखिरकार इससे कैसे ग्रो करेगा, प्लीज बता दो यार कोई यहाँ पर। इनफैक्ट एक बेसिक सा सवाल पूछना चाहता हूँ, एक इंसान की जब जान जा रही होती है या फिर इंसान बीमार होता है, क्या वो इस प्रेरणा स्थल पे आके अपनी तबियत को ठीक कर सकता है? इस सवाल का जवाब कोई 2 साल का बच्चा भी यहाँ पर दे देगा, लेकिन कोई अंधभक्त शायद नहीं दे पाएगा। बट इससे हमारे को ये समझ में आता है कि आखिरकार हमारी प्रायोरिटीज कितनी ज्यादा गलत हैं। अगर आपके घर की छत लीक कर रही है और आपके पास अगर 10,000 रुपए आ जाए तो आप क्या करोगे? पहले उस छत को ठीक करवाओगे या फिर अपने लिए एडिडास के जूते खरीद के लाओगे? इसी साथ अटल बिहारी वाजपेयी के 101वें जन्मदिन पर एक और ट्रिब्यूट उनको यहाँ पर दी गई। अटल कैंटीन को यहाँ पर लॉन्च किया गया एंड दिल्ली में कुछ जगहों पर ये अटल कैंटीन्स देखने को मिल रही है। उनमें से एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। अटल कैंटीन इसका नाम है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का कहीं फोटो नजर नहीं आ रहा। एक तरफ मोदी जी है और एक तरफ रेखा गुप्ता। अबे जिसके नाम पे कैंटीन बनाई है उसका तो फोटो लगा दो कम से कम। एक्चुअली ये कैंटीन बनाना, प्रेरणा स्थल बनाना कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स यहाँ पर करना चाहते हैं। एंड अलग अलग पार्टीज टाइम टू टाइम ये चीजें करती रही, लेकिन बीजेपी ने उन सारी पार्टीज को क्रिटिसाइज किया जो कि इस तरीके की पॉलिटिक्स करते थे। आज खुद ये सब चीजें करने में तल्लीन है। और इस बात का यकीन मानो कि इन सब लोगों की स्टैचूज इनके मरने के बाद लगी, लेकिन मोदी जी का स्टैचू मोदी जी के जीते जी ही लगाया जाएगा। एंड हो सकता है कि वो स्टैचू सबसे बड़ा स्टैचू हो, राम जी के स्टैचू से भी बड़ा स्टैचू बना दे मोदी जी का। जी मोदी जी। अब इन सब चीजों के बारे में आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। मैं तब तक के लिए जरा स्टीम लेकर के आता हूं, गले की हालत बहुत ज्यादा खराब है।